effect effect of pressure on solubility of gases। जी बेटा क्या बताएं, क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी गैसेस की? सर कम होगी। खैर है। सर देखें, पार्टिकल्स इधर उधर जाके ज्यादा सर जोर से लगेंगे ना। जायमा हमार। जायमा बेटा आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आइए जी बताएं। ये इंक्रीज करेगी। हाँ जी, देखें ये प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी गैस की बढ़ती है। हम प्रेशर के साथ यानी कि गैस को इंसर्ट करवाते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। तो आप लेट सपोज ये आपका कंटेनर है, इसमें आपका ये लिक्विड है, ठीक है। आपने प्रेशर अप्लाई करके गैस को इसके अंदर सॉलेबल करवाना, लिक्विड के अंदर। तो आप जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे गैस उतनी ही ज्यादा इसके अंदर सॉलेबल होगी। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या है कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। तो आप इसे नोट करते हैं, इंक्रीज विद, यानी ये सॉलिबिलिटी की बात हो रही है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर का अफेक्ट और प्रेशर का अफेक्ट ऑपोजिट है, बस ये याद रख लें। टेम्परेचर का क्या है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतनी गैस लेस सॉलेबल होती है, लेकिन जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उतनी गैस आपकी ज्यादा सॉलेबल होती है, ठीक है। तो ये हमारे सॉलेबिलिटी से एक पॉइंट रह गया था, ये हमने हमें का डिस्कस कर लें पहले। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है रिलेटेड टू डिफ्यूजन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। जी डिफ्यू एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों कम होगी? जी बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से ना ये लिक्विड और सॉलिड की तो बढ़ती है, लेकिन गैस का इफेक्ट ये होता है कि क्योंकि जितना ज़्यादा आप गैस का बढ़ाते हैं ना टेम्परेचर, तो गैस एक्सपैंड करती है, यानी कि मज़ीद गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स बढ़ती है, एक्टिवेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से। तो वो जो बेसिकली जब वो एक्सपैंड करती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो जो पहले गैस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट थी वो भी बाहर निकलती है और वो लेस सॉलिबिलिटी की तरफ जाती है। यानी कि अगर आप ये देखें ना, आपकी ये गैस ये गैस के पार्टिकल्स है और ये लिक्विड है, ठीक है। इसके अंदर ये सॉलेबल है, ठीक है, गैस, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अब ये इसमें सॉलेबल है, जैसे मैं इसको हीट दूंगा ना, अब ये इन इन जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होनी है ना, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनकी स्पीड बढ़ेगी। ये गैस की पार्टिकल्स यानी ये गैस बेसिकली एक्सपैंड करेगी मजीद फर्दर। एक्सपैंड का मतलब ये है कि ये कोलिजन्स इसकी बढ़ जाएंगी विद द वॉल्स, और ये ज्यादा जो गैस है ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी लिक्विड से। तो ये जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये कोलिजन्स बढ़ेंगी और ये मोर एक्सपैंड होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये लेस सॉल्युबल सॉल्युबल होती जाएगी लिक्विड से। समझ आइए? सर जो प्रेशर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होती? नहीं, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है बेटा, प्रेशर बढ़ाने से नहीं बढ़ती। सर प्रेशर हम वैसे ही वो कंप्रेस करके बढ़ाते हैं ना। हाँ, प्रेशर कंप्रेस करते हैं ना गैस को, तो लिक्विफाई होती है उसमें। जी डिफ्यूजन पे आते हैं।
डिफ्यूजन क्या होता है जी? व्हाट इज डिफ्यूजन? सर दे गैस दो। का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, चली जाओ, तुम भी कहीं चली जाओ जी, प्रॉपर डेफिनेशन बताएं। movement of gas from a higher region to a lower region. हाँ जी, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन आपके पार्टिकल्स का जो ट्रांसफर है, दैट इज डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यानी कि एक हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे होगी उधर से वो लोअर रीजन की तरफ जाएगा, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। और क्या डिफ्यूजन में आता है? से जितना बड़ा एरिया होगा उतनी स्लो डिफ्यूजन होगी। अच्छा, वो तो हम देखते हैं फैक्टर्स। इसमें आपको ये भी पढ़ा होगा कि ये इवनली स्प्रेड हो जाती है डिफ्यूजन के बाद। जब पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद वो इवनली स्प्रेड हो जाती है। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफ्यूजन होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल आप डिफ्यूजन की देखना चाहें तो आप परफ्यूम की सिंपल एग्जांपल है, यानी कि आप अगर स्प्रे करेंगे यहाँ पे, थोड़ी देर बाद आपको पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आएगी। ठीक है, वो डेट इज डिफ्यूजन, क्योंकि जहाँ पे आप स्प्रे करेंगे वहाँ पे उसके परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन हायर है, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, फ्रॉम हायर से लोअर की तरफ कोलिजन्स होती हैं पार्टिकल्स की, एयर के पार्टिकल्स के साथ, वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो इवनली स्प्रेड कर जाते हैं और पूरे रूम में उनकी फ्रेग्रेंस आती है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन आपको पता है कि लाइटर जो चीज होती है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, कम होता है लाइटर चीज का? ज्यादा। ज्यादा होता है सर। ठीक है, लाइटर होगी तो उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका हायर होगा। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप ये बताएं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होता है? गैस। गैस का। उसके बाद लिक्विड। ठीक है। और एंड पे सॉलिड। सॉलिड तो वैसे डिफ्यूज भी नहीं करते, तो हम वैसे लिख लेते हैं गैस, लिक्विड, सॉलिड का आ जाता है। तो ये डिफ्यूजन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन, और आप कुछ फैक्टर इसके पता हो। अच्छा, और ये बताएं कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन पे क्या इफेक्ट आता है? इंक्रीज हो जाएगी सर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका जो डिफ्यूजन है वो भी बढ़ती है। ठीक है, वो आपको उसकी रीजन समझ आ गई होगी, क्योंकि डिफ्यूजन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी, जितनी स्पीड बढ़ेगी तो वो उनकी उतनी ही कोलिजन और उतनी ही मूवमेंट उनकी होगी, तो वो उतना ही उनकी डिफ्यूजन तेज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन आपकी इंक्रीज करती है। तो ये आपका डिफ्यूजन का आ गया। अच्छा, एक चीज होती है डिजॉल्विंग। डिजॉल्व करना क्या होता है वो, और डिफ्यूजन में क्या फर्क होता है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि एक आपके पास, लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें आपके पास ये आपने वाटर ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कोई भी, लेट्स सपोज बुक में आपके पोटेशियम मैग्नेट की एग्जांपल दी गई है, पोटेशियम मैग्नेट सॉलिड उसे प्लेस किया है। इन पर्पल का भी होता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मैंने पीस यहाँ पे रख दिया। ठीक है। तो ये उसके बाद उसे करके थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये स्प्रेड होना शुरू हुआ और ये डिजॉल्व हो गया पूरा। आ, आपका जो लिक्विड है, यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये आफ्टर सम टाइम ये जो आपका
लिक्विड है वो इस टाइम पर्पल शेड के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि डिजॉल्व हो गया। ये तो बात ठीक है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल था, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल सॉलिड, और ये सॉलिड के पार्टिकल्स फिर इवनली स्प्रेड होते हैं और आपका ये डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि डिजॉल्विंग कहाँ पे हुई है और डिफ्यूजन कहाँ पे हुई है, ये कौन बताएगा? अच्छा, ये बता दें कि डिजॉल्विंग पहले होती है या डिफ्यूजन पहले होती है? ये डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। हम्म, 12 बताएं, एक एक बताएं। जी, जायमा आप बताएं पहले। ये डिफ्यूजन होती है पहले। जैनब। सिर्फ डिफ्यूजन होती है। नहीं, देखिए, पहले चीज डिजॉल्व होती है, उसके बाद डिफ्यूज होती है, ये आपने याद रखना है। देखिए, पहले ये जो आपका सॉलिड है, ये आपने कोई भी चीज यहाँ पे ले ली है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉलिड है, तो ये पहले डिजॉल्व होगी। ठीक है, यानी ये लिक्विड के अंदर डिजॉल्व घुलेगी। जब ये घुलेगी तो उसके बाद इसके पार्टिकल्स डिफ्यूज करेंगे विद इन द लिक्विड। तो पहले क्या ये होगी फॉरेन हो जाता। जी, फॉरेन से कलर स्प्रेड आउट नहीं हो जाता लिक्विड में। हाँ, फॉरेन से होता है, लेकिन उसमें हमने स्टेप वाइज देखना होता है ना, कि पहले कौन सी चीज होगी बाद में क्या होगी। वो तो फॉरेन ही जाता है, यानी कि विद इन मिनट्स हो जाता है। तो लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली पहले हो क्या रहा है, डिजॉल्व पहले होगा या डिवीजन, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लोग जनरली ये सिर्फ करते। लिक्विड में डालें तो फिर भी पहले डिसॉल्व होगा। लिक्विड में ये तो सॉलिड की बात होती है ना, डिजॉल्व होगा। लिक्विड में तो वो डिजॉल्व, वो तो मिसिबल का चक्कर है ना, उसमें नहीं देखते, ये इसमें ही देखते हैं कि ये आपने कोई सॉलिड चीज अगर लिक्विड में ऐड की हो तो वो पहले क्या करेगी। समझ आइए? जी सर। अब ये देखें, यहाँ पे कोई भी सॉलिड अगर ऐड करेंगे ना तो पहले वो डिजॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज करते हैं और वो एट द एंड वो एक इवनली सा सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये, जनरली इसको डिजॉल्विंग ही बोलते हैं, लेकिन असल में होता ये है कि डिफ्यूजन और डिजॉल्विंग साइमल्टेनियसली हो रही होती है, कि पहले वो घुलता है, डिजॉल्व होता है, उसके बाद उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो वो डिफ्यूज, वहाँ पे डिफ्यूजन होती है, और उसके थोड़ी देर बाद, जैसे आप कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ही वो एक इवनली सा सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये, जी बेटा, क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, यस सर। इसके बाद आपके हम डिफिशन के हमने देख तो लिया कि किन किन चीज़ों पे अफेक्ट आता है। वहाँ पे बुक में उन्होंने जर्नल से ये चीज़ बताई हुई है कि लेट्स सपोज आपने, आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, उसमें आपने, उन्होंने बताया कि आपके पास इस तरह का एक दो कंटेनर है, ये लिड लगी हुई है बीच में, ठीक है, सेपरेशन के लिए। एक गैस यहाँ पे है और एक गैस यहाँ पे है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे आप, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी गैस लेते हैं, तो वहाँ पे अगर आप, यहाँ पे ब्रोमीन के वेपर्स हैं, क्योंकि ब्रोमीन का कलर है ना ब्राउन, वो कलर भी आपने याद रखना है अभी आगे जाके। और यहाँ पे आप कोई भी एयर ले सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब हम डिफ्यूजन को समझाने के लिए ये कह के हम इस लिड को रिमूव करेंगे ना, तो ये आपकी जो ब्रोमीन है वो यहाँ से इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे ब्रोमीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस तरफ कम है, तो ये उसके लिए हायर कंसंट्रेशन वाला रीजन है और ये उसके लिए लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वो हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। अगर आप एयर की एग्जांपल ले लें तो एयर के लिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो से वो हायर है, नीचे वाला लोअर, तो वो एयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करेंगे, ब्रोमीन के ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और आपके पास थोड़ी देर बाद आपका
आपके पास अगर ये कलर डिफरेंट अगर हम शो कराना चाहें इसमें, लेट्स सपोज ये यहाँ पे ब्रोमीन था, ठीक है। तो अगर आप इसको बाद में बनाएं, क्योंकि यहाँ से लेट अगर रिमूव करेंगे तो ये जब इतना मूव करेगी ब्रोमीन, और ये फिर इवनली वो यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, एक जैसा कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने समझाया हुआ है कि इस तरह ये बेसिकली डिफ्यूजन हुई है कि यहाँ पे ब्रोमीन की डिफ्यूजन यहाँ पे मैंने शो करी, इतना आप आसानी से, ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट था, ये आपने हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ना कुछ इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज कर लेते हैं, लेकिन ये आपको पता ही होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन ये इस तरह आता है कि आपके पास एक ट्यूब है, इसको स्टैंड पे होल्ड किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है कि जनाब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कॉटन को सोक किया हुआ है आपने, ठीक है, किसी भी फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अमोनिया के साथ है ये अमोनिया में सोक किया हुआ है, और ये आपका जो कॉटन का जो है इसको आपने HCl में सोक किया हुआ है, ठीक है। अब वो आपको पता है कि जनरल जो अमोनिया का रिएक्शन होता है वो अमोनिया प्लस HCl तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4CO, ठीक है। ये इसके बनेंगे वाइट फ्यूम्स टाइप चीज बनेगी, और यहाँ पे कहीं पे बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, A और B पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये बताना होता है कि ये जो ए और बी पे स्पॉट है, यानी कि बेसिकली जो इनका रिएक्शन हो रहा है अमोनिया और HCl का, ये किस जगह पे जाके अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो कैसे करते थे इसे, याद है कुछ? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आई गेस मल्टीप्लाई करते थे मास नंबर देके और फिर सारों को प्लस कर देते हैं। कैलकुलेशन करते हैं सर हम, और उससे हमें आंसर पता चलता है। कैसे करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन ही बताए ना बेटा। सर रुकिए बताती हूँ। अच्छा, ये देखें, इसमें ना ये देखें, ये सिंपल डिफ्यूजन है। अमोनिया के वेपर्स ने इस तरफ मूव करना है और HCl के वेपर्स ने इस तरफ मूव करना है, ठीक है। अब HCl और अमोनिया में से जो चीज लाइटर होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी वो आगे तक पहुंचेगी और उधर जाके स्पॉट बनेगा। अब अमोनिया और HCl में से लाइटर कौन सी है वो हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट से। अब मॉलिक्यूलर वेट तो आपको कुछ याद होगा निकालना, जैसे अमोनिया का सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास नंबर, ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट? जी जायमा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? सर मतलब सही बता नहीं रही वो कि मतलब जैसे नाइट्रोजन है हाँ हाँ, तो उस वो एटम वन है ना, क्या चीज। नाइट्रोजन का एटम है ना, मॉलिक्यूल तो नहीं है यहाँ पे। मतलब वही एक एटम है तो मतलब वन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय जो उसका पीरियोडिक टेबल से मास नंबर होगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ प्लस ठीक है। हाइड्रोजन के एटम्स है उस तरह करके। हाँ, तो मॉलिक्यूल तो ना हुआ वो प्लस नंबर। 14 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 3। जी, तो ये मॉलिक्यूलर वेट तो बेसिक चीज है। इसी तरह यानी कि जितने एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं कहते, एटम, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मैस। मैस आपको पता है कि एटॉमिक मैस होता है। जैसे लेट्स सपोज ये कार्बन है तो वो 12 और 6 लिखा होगा। तो ये जो ये वाला, ये छोटा वाला जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ये ऊपर जो बड़ी वैल्यू होती है ये मैस नंबर होता है, ये मैस हम देखते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ये एच सी एल है और ये अमोनिया, इनका हमने निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए अमोनिया का हम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, अमोनिया में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। एटम्स, एक एटम का जो मास होता है वो पीरियोडिक टेबल से देखेंगे। नाइट्रोजन का आप अगर देखना चाहें तो होता है 14। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, 3, 3 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1, तो टोटल हो गया 17। तो 17 जो मास है डेट इज अमोनिया का जो मास निकला है वो 17 निकला है ग्राम। ठीक है। इसी तरह HCl का निकालेंगे। HCl का निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम है ×1 प्लस क्लोरीन का एक एटम है ×35.5। ठीक है। तो ये टोटल इसका आ गया 36.5। तो लाइटर कौन सी है, अमोनिया या HCl? अमोनिया। अमोनिया। तो अमोनिया लाइटर है, इसका मतलब है अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा लाइट होने की वजह से। तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंच जाएगी। इस जगह पे HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। वो रिएक्शन तो इनका होना ही है किसी ना किसी पॉइंट पे, लेकिन हमने निकालना होता है ABCD, आपको पता है ऑप्शन आते हैं MCQ में। तो हमने निकालना क्या होता है कि बिकॉज अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, बिकॉज इट इज लाइटर गैस। एक्सप्लेनेशन में अगर आपने लिखना चाहे तो वो हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल के आप बता सकते हैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। अगर ये थ्योरी के पेपर में आते हैं तो आप बताएंगे कि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर है कि लाइटर गैस है, HCl एक उससे हैवियर गैस है, तो वो HCl कम डिस्टेंस कवर करेगा। और वो जहाँ पे अमोनिया से दूर और HCl के नज़दीक जो स्पॉट होगा उस पे जाके इनका रिएक्शन होगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इस तरह वो, ये तो एक एग्जांपल है अमोनिया और HCl की, वो आपको कोई भी दे सकता है। ठीक है, कोई भी डिफरेंट गैसेस दे सकता है। वो कहता है N2 + O2 का रिएक्शन हो रहा है, बताएं वो किस जगह पे। तो आपने देख लेना है N2 फॉर एग्जाम्पल इस तरह वो कह देता है यहाँ से N2 आ रही है और यहाँ से O2 आ रही है। ठीक है, N2 and O2 फॉर एग्जाम्पल का रिएक्शन होता है तो NO बनता है। ठीक है। तो यहाँ वो पूछेगा इधर लगा इधर या इधर, कहाँ पे आके फॉल करेगी। तो आपने देखना है, अच्छा जी नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे 14 × 2। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, लेकिन इसमें दो एटम है। आपने एटम को लेके चलना है, मॉलिक्यूल वाली कहानी भूल जाए। ये ऑक्सीजन है, इसके दो एटम है इसके एक मॉलिक्यूल में, तो 2 × 16 एंड 2 × 14। ठीक है। तो ये आप करेंगे 34 और 36। तो जो लाइटर है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, वो आगे तक मूव करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपको देगा बार बार, ये भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये आप आ जाएगा आप कर लेंगे। फिर वो इस तरह का कहता है, अच्छा इसी में वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है कि कहता है अच्छा जी चलें जी ये बताएं कि टेम्परेचर का फैक्ट भी डाल देता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि इसी का अगर हम यहाँ पे हम कर लेते हैं, वो ऑप्शन ये देता है अक्सर A B C और D। ठीक है, वो कहेगा अमोनिया, यानी वो पूछेगा किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, अमोनिया एट 25 डिग्री सेल्सियस, अमोनिया एट 50 डिग्री सेल्सियस, HCl एट 10 डिग्री सेल्सियस, या 20 कर ले, वो एक कर ले 25, और HCl एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के ऑप्शन देगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? से बी ऑप्शन। हाँ जी, B ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज एक तो अमोनिया लाइटर है, सेकेंडली उसका टेम्परेचर ज्यादा है।
तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। तो इसको आपने ऐसे देखिए करना होता है क्वेश्चन, ठीक है, आसान ही होते हैं, बस आपने समझ लेना है चीज़ों को, तो आपके लिए इशू नहीं होगा। तो ये आपका चैप्टर का था, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज स्लोली देन द स्मॉलर वन, ये अपने पॉइंट्स याद रख लेने। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास ऑफ द पार्टिकल, ये हमने देख लिया है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे उसके बुक में गिवन थे, जो आपके ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका था ये चैप्टर, चैप्टर वन आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप रीड आउट करें अच्छी तरह। फिर हम मंडे को इनकी वर्कशीट्स करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक दो दिन हम क्वेश्चंस करेंगे इनके इस चैप्टर के, ताकि आपको अच्छी तरह हो जाए। फिर मैं मंडे को कोशिश करूंगा आपको वर्कशीट भेज भी दूँ, ताकि आप उसको सॉल्व कर लें। फर्दर हम क्लास में भी करेंगे उसको। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर में तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी से क्वेश्चन था कि एवेपोरेशन को मतलब कि रेट को कैसे अफेक्ट करती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस चीज़ की कंसंट्रेशन, मतलब कि क्वेश्चन स्पेसिफिक क्या था, मतलब कि गैस थी, लिक्विड था, क्या था? ये आपने ना जब पिछली बार चैप्टर पढ़ाया था तो आपने पॉइंट्स लिखवाए थे कि रेट ऑफ एवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो आपने हम्म। चार लिखवाए थे, टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया और कंसंट्रेशन। बाकी तीनों तो समझ आ गई, लेकिन कंसंट्रेशन लाइक कैसे अफेक्ट करेगा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं होगा, दोबारा देखना कुछ और चीज होगी वो। ये इवेपोरेशन के ना फैक्टर्स हमने जैसे सिक्स सेवन्थ क्लासेस में हम पढ़ते नहीं है इवेपोरेशन के, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीजें होती है। कंसंट्रेशन का सरफेस एरिया का तो समझ आती है, सरफेस एरिया बढ़ाने से इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम होगा इवेपोरेशन। कंसंट्रेशन का दोबारा सर देखें। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितनी पानी की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा देर लगेगी उसको एवेपोरेट होने में। पानी की कंसंट्रेशन, पानी की कौन सी कंसंट्रेशन होती है? सर कंसंट्रेशन पानी मतलब, की कंसंट्रेशन नहीं हो कंसंट्रेशन का सकती क्या? कंसंट्रेशन का मतलब होता है, आपने अभी हमने कल डेफिनेशन पढ़ी है कि कंसंट्रेशन ये होता है कि कंसंट्रेशन होती है किसी सॉल्ट की। पानी की कंसंट्रेशन किस में लेते हैं? सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, या किसी के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड है, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। पानी की किस चीज की कंसंट्रेशन? पानी के अंदर किसी मिनरल की, किसी सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। समझ आइए, वो ये सर ना। देखें, अगर अब एक वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, तो जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतनी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा ना, क्योंकि पानी थोड़ा होगा बीच में।